लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 पार के दावे के साथ उतरी थी, लेकिन बीजेपी 400 क्या 300 का आंकड़ा भी अपने दम पर पार नहीं कर पाई और अब बैसाखियों के सहारे सरकार बनने जा रही है। वहीं पीडीए को लेकर के साथ में चलने वाली सपा ने उत्तर प्रदेश में बेहतर परफॉर्मेंस किया। क्या मुद्दे रहे, कौन से मुद्दे ऐसे रहे जिसकी वजह से बीजेपी अपना पुराना प्रदर्शन भी नहीं दोहरा पाई। हमारे साथ कानपुर के लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे थे जो इस चुनाव में प्रभावी रहे और बीजेपी 400 का आंकड़ा नहीं पार कर पाई। बस भाई साहब, ये बताइए क्या लगता है कौन से मुद्दे इस चुनाव पर हावी रहे? बेरोजगारी का मुद्दा, अग्निवीर का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, किसने प्रभावित किया आप लोगों को? देखिए, ओवरऑल बीजेपी की परफॉर्मेंस पूरे देश में बहुत अच्छी रही है। साउथ में उसको अच्छे वोट मिले हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ जातीय समीकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं और बाकी जो 400 पार का नारा था या जुमला था, ये कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए आदमी एक लक्ष्य निर्धारित करता है। जरूरी नहीं कि वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि मोदी जी कल शपथ ग्रहण ले रहे हैं और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद को संभालेंगे। और इस बार जो है, जैसा लोग सोच रहे हैं कि अल्पमत में है या इनको बहुमत नहीं मिली है, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने के लिए, जैसे कि हमें न्यूज़ मिल रही है, देख पा रहे हैं, बहुत से सांसद अभी भी आतुर हैं और आगे आने वाले समय इसके परिणाम दिखेंगे और कुछ समय में बीजेपी हो सकता है कि स्वयं अपने आप में बहुमत प्राप्त कर ले। आप बताइए भाई साहब, क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्यों परफॉर्मेंस खराब रहा बीजेपी का? कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसने सपा और कांग्रेस गठबंधन के लिए काम किया? देखिए, क्या होता है कि जब कभी लगातार सरकार चलती रहती है, जैसे मान लीजिए 10 साल से सरकार रही है, तो कुछ लोगों का मन उसमें मुटाव भी हो जाता है, कुछ कारण हो जाते हैं। हो सकता है कि जैसे परीक्षाएं का बहुत मामला रहा उत्तर प्रदेश में, जो परीक्षाएं निरस्त हो गई कहीं में, जैसे मान लीजिए समस्याएं आई, तो इस कारण से भी काफ़ी युवा नाराज़ रहे और जो अपने दलित समाज के लोग थे वो थोड़ा सा कन्वर्ट हो गए। इस वजह से बाबा राम भीम अम्बेडकर का जो ये नारा इन लोगों ने गलत मैसेज फैलाया कि संविधान बदला जाएगा, इसकी वजह से कुछ दलित समाज के लोग या जो हमारे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ये भाजपा को छोड़कर और सपा में वोटिंग कर दी है, इसकी वजह से ये आज स्थिति हुई है। पर ऐसा नहीं है कि आगे भी चल के रिकवर करेंगे। हमें लगता है जिस हिसाब से आज कल की बैठकें हुई और भी जो अपने माननीय मोदी जी फिर से शपथ ग्रहण समारोह कर रहे हैं, प्रधानमंत्री बन रहे हैं, फिर इन चीज़ों पे सुधार होगा और इस चीज़ों पे काम होगा। जो पिछली जगह गलतियां हुई हैं उसको सुधार करेगी सरकार, तो अच्छा काम करेगी आगे। एक और युवा हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। ये बताइए कि क्या लगता है पेपर लीक और अग्निवीर की योजना है, उसने भाजपा को नुकसान पहुँचाया? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। अगर ऐसा होता तो लगातार लोग परीक्षाओं को ना दे रहे होते और अग्निवीर में शामिल ना हो रहे होते। कहना हम ये चाहते हैं कि अगर आप देश के विकास की बात करेंगे, काम की बात करेंगे, तो एक बूथ चल रहा है रामपुर में, एक ऐसा बूथ है जिसमें लोगों को 532 घर दिए गए और 2300 कुछ मतदाता हैं उसमें। 2300 के 2300 पड़े और एक वोट भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं लोगों ने राष्ट्र विरोधी मानसिकता को एक करने का काम किया है, लोगों को भटकाने का काम किया है। राहुल गांधी चिल्ला के कह रहे थे कि जैसे ही आप वोट डालेंगे आपको 8500 रुपये खटाखट। तभी आपने देखा होगा कई महिलाएं उनके यहाँ जाकर उनसे कह रही थी 8500 रुपये, हम तो वोट डाल चुके हैं, हमको चाहिए। और अगर आप ये कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कैसे कम हो गई, तो विश्व के सर्वाधिक प्रिय लोक के देशप्रिय नेता लगातार जिस प्रकार से काम कर रहे थे, उनके काम में कोई संशय नहीं है और उन्होंने अपना काम बहुत ही अच्छी तरह से किया है। हाँ, हो सकता है राष्ट्रीय नेतृत्व में एक आध ऐसे लोग हों जिनका संबंध नीचे ना बन पा रहा हो, उसके कारण ये समस्या उत्पन्न हो सकती है। ये जांच का विषय है और समीक्षा बैठक मोदी जी करेंगे, उसमें ये सारी चीज़ें निकल कर आएंगी। वैसे आप बताइए, इंडिया गठबंधन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच में प्रभावी तरीके से रख पाया और बीजेपी को नुकसान हुआ उससे? देखिए, ऐसा है कि मैं तो जो बोलूँगा हो सकता है कुछ लोगों को या कुछ नेताओं को बुरा भी लगे। सीधा फंडा है, इतिहास ने अपने को दोहराया है और एक मुद्दे पर नहीं, 2 मुद्दों पर दोहराया है। इसके लिए हम आपको पीछे ले जाएंगे। पहला मुद्दा, जब मंदिर का ढांचा, जिसको एक विवादित ढांचा कहा जाता था, हम लोग कहते थे हमारा जन्म स्थान है, कुछ लोग कहते थे मस्जिद है, जब वो विवादित ढांचा गिरा था तो भी एक समाज विशेष एक हो गया था। उसी तरह अब जब मंदिर बना तो वो पूरा वर्ग जिसको गिरने में दुख हुआ था, उसको बनने में उससे ज़्यादा हुआ, वो तो एक हो गया। लेकिन हमारे साथ जो हमारा सनातन समाज था, वो जातियों के गणित में फंसकर
फिर इधर उधर डिस्टर्ब हो गया, जिसका ये परिणाम है जो हमको चुनाव में देखना पड़ रहा है। एक तो इतिहास ने ये दोहराया है, दूसरा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जब माननीय अटल जी की सरकार थी तो एक नारा दिया गया था इंडिया साइन, तो ऐसा इंडिया साइन हुआ कि सरकार वापस नहीं आ पाई। अब की नारा दे दिया उन्हीं लोगों ने 400 पार। इस तरह के नारों को अभी एक हमारे साथी कह रहे थे ये मोटिवेशन के लिए था, ये था तो मोटिवेशन को, लेकिन जनता में इस तरह गया कि ये जनता के ऊपर एक तमाचा मारा जा रहा है। जनता को लगा कि हमारे महत्व को समझा नहीं जा रहा है, और इस नारे के साथ में लोगों ने कहा 400 पार का नारा, मोदी का नाम मतलब गारंटी, नीचे से लेके ऊपर तक सबने यही सोच लिया कि मोदी हैं तो हम जीत जाएंगे। जिन महान प्रत्याशियों को टिकट मिली कई जगह, उन्होंने भाजपा के टिकट को डीएम के द्वारा दिया जाने वाला जीत का सर्टिफिकेट समझ लिया, आराम से मस्त होके बैठ गए। चुनाव भर भी उन्होंने कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं की। कई ऐसे वीडियो, कई ऐसी रीलें आप लोगों ने खुद देखी होंगी जिसमें प्रत्याशी कहता था तुमसे मिलने आए हैं, वोट देना हो ना देना हो, हमारी बात सुन लो। उसी अति आत्मविश्वास में ये जो है आत्मघाती कदम हम लोगों ने उठाया है, जिसके लिए सदियों हमको तरसना पड़ेगा। और जो अभी बात चल रही थी अयोध्या फैजाबाद, तो पहले तो मैं बता दूं कि एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अयोध्या नाम की कोई लोकसभा नहीं है, लोकसभा फैजाबाद है, जिसमें अयोध्या विधानसभा भाजपा जीती है, बाकी जगह मुस्लिम बहुल्य है। और वहाँ से जो सांसद जीते हैं, आज उन्होंने जो उनको एक उनका समर्थक राम नाम का दुपट्टा डाल गया था, उस पर जो उन्होंने टिप्पणी करी है, तो जिन लोगों ने वोट दिया होगा वो खुद सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या किया है। हुआ समझ रहे होंगे। भाई साहब ये बताइए, क्या लगता है बीजेपी को अति आत्मविश्वास ले डूबा या विपक्ष की रणनीति ऐसी थी? 100% जो है बीजेपी का आत्मविश्वास जो था 400 पार, वही ले डूबा। जेपी नड्डा ने चुनाव के 10 दिन पहले कहा था ये बीजेपी अटल वाली नहीं है, वही आत्मविश्वास ले डूबा, जिसके कारण 400 पार नहीं हो पाए। वो उन्होंने कहा हमको आरएसएस की ज़रूरत नहीं, और आरएसएस लगातार बीजेपी के साथ था, लेकिन उन्होंने आत्मविश्वास इतना था कि हम तो 400 पार। और दूसरा एक कारण और हो गया, जो वोटर था उसने कहा 400 पार तो जा ही रहे हैं, अगर हमारी सीट नहीं भी जीती तो क्या हुआ। तो उसकी वजह से हमारे जो वोटर थे उन्होंने अपना घर नहीं छोड़ा, छुट्टी शिथिलता आ गई, वोटरों में शिथिलता आ गई। बीजेपी का जो वोटर था वो छुट्टी मना रहा था, या कोई और कारण है? बीजेपी का वोटर छुट्टी नहीं मना रहा था। बीजेपी के वोट तो खास बीजेपी का वोट है, वो बीजेपी में पड़ा है। चाहे कहीं भी देख लीजिए, बीजेपी के ग्राफ देखेंगे तो आपको बीजेपी के वोट बढ़े ही मिलेंगे। लेकिन सीट जो हमारे उत्तर प्रदेश में कम आई है, उसका रीज़न ये है कि जो नारा था हमारा अब की बार 400 पार, एक तो वो, दूसरा जो इंडिया गठबंधन ने जो 8500 रुपये हर औरत को देने के लिए कहा था, वो जो है कहीं ना कहीं काम किया हुआ है। इसलिए बाकी हम लोग एक नहीं हो पाए, लेकिन जो विरोधी लोग थे उन लोगों ने एक मत करके वोट डाला है, इसलिए उनकी सीटें बढ़ी हुई हैं। आगे इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। केंद्र से जो भी हमारे संगठन के सीनियर लीडर हैं, उनको इस पर सुधार करने की ज़रूरत है। बेटा ये बताइए, कौन से मुद्दे प्रभावी रहे इस लोकसभा चुनाव में जिसकी वजह से बीजेपी 400 पार नहीं कर पाई? जहाँ तक मैं समझता हूँ, एक मुद्दा जिसका किसी की तरफ ध्यान नहीं जा रहा है, ये जो सांसद जो 10-10 साल से यहाँ पर थे, इन्होंने ठीक ढंग से काम नहीं किया। मोदी जी, योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन जो हमारे ये सांसद और विधायक हैं, उस ढंग से प्रभावी जनता के बीच में जा कर के काम नहीं कर रहे हैं। इस नुकसान का सबसे बड़ा मुझे कारण यही लगता है। और जो 400 पार का नारा दिया गया, सब ओवर कॉन्फिडेंट कि अरे हम तो जीते ही हैं, हम तो जीते ही हैं, सबसे बड़ा ये है। बीजेपी को भी ये लग रहा था किसी को भी खड़ा कर लेंगे तो जीत जाएंगे। क्या इसने नुकसान किया या कुछ और मुद्दे रहे जो प्रभावी रहे इस लोकसभा चुनाव में? भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 10 सालों तक भारत के वैभव को, भारत की अखंडता को, विश्व में जो आज भारत का सम्मान बढ़ा है, वो सिर्फ मोदी जी के वजह से बढ़ा था। मोदी जी ने जो ये चुनाव लड़ा, वो जातियों के आधार पे नहीं लड़ा, उन्होंने पूरे समाज को एक साथ ले चलने का प्रयास किया। लेकिन चूक ये हुई कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो तुष्टीकरण करती हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण करती हैं, जो हिंदुओं को जातियों में आज भी बांटने का प्रयास कर रही हैं, कि जहां
किसी भी कास्ट का पता चलता है कि कोई एक जाति का ज़्यादा है, वहाँ उन्होंने उस लोकसभा के प्रत्याशी को उतारा। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय मोदी जी इस देश को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहे थे, लेकिन विपक्ष शायद थोड़ा सा सफल हो पाया कि उसने हम हिंदुओं को जातियों में बांट दिया। एक कारण, केवल एक कारण यही रहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व को लेकर के, सर्व समाज को लेकर के चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों ने जातियों के आधार पे बांटने में प्रयास सफल उनका रहा, इस कारण ऐसा हो पाया है। क्या यही कारण आपको लगता है कि जाति समीकरण सही से बैठा पाए ये लोग? नहीं भाई साहब, मेरा जो सोचना है, जो झूठ का प्रोपेगेंडा ये पूरे भारत में जो विपक्षी दल थे जिन्होंने कहा कि अगर 400 ये पार होंगे तो संविधान बदल देंगे, हमें ये लगता है ऐसा कि जो हमारा दलित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, उससे ये ज़्यादा प्रभाव हुआ है। और बाकी अगर देखा जाए तो सब जगह हमारा, चाहे वो हमारा मध्य प्रदेश हो, सब जगह पूरी की पूरी सीटें हम लोगों को मिली है। और कानपुर हो या हमारा अयोध्या, जो बता रहे थे भाई साहब, हमारे अभी अयोध्या कोई लोकसभा नहीं है, अयोध्या केवल एक विधानसभा है। तो कानपुर के लोग हैं, कानपुर के लोगों की राय है, कानपुर के लोगों की राय आपने सुनी। तमाम लोगों का कहना ये है कि बीजेपी का अति आत्मविश्वास ही उसके लिए घातक साबित हुआ। जिस तरीके से बीजेपी के नेताओं ने लगातार कहा कि 400 को पार कर रहे हैं, यही वजह है कि बीजेपी का वोटर है वो शिथिल हो गया। इसके अलावा जो विपक्षी गठबंधन था उसने जातीय समीकरण को बहुत सही तरीके से साधा और ये इसके पक्ष में भी गया।